हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं, 1 से लेकर 15 चैप्टर हैं, उसका जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न सभी बोर्ड यानी 12 के बोर्ड एग्जामों के साथ साथ जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगले सवाल को देखते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता? इनमें से साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, इसमें से जो है कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। साहित्य जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाए इसका। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो था। तो दोस्तों, यदि इसका PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। आगे है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है RD बनर्जी के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने किया था। अगले सवाल को देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा जो है कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनी। मेगास्थनी जो है यूनानी राजदूत था। इसे जो है सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगले है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। ये सवाल जो है रिपीट हो चुका है। अगले सवाल को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा की खुदाई की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दयाराम सैनी ने खोज की थी, यानी दयाराम सैनी जो किसका खोज किया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यानी हड़प्पा की खोज की। नहीं, हड़प्पा का उत्खनन किसने कराया था? दयाराम सैनी ने कराया था। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, राखाल दास बनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RD बनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित में? राजस्थान में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में? पता है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल लोथल किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। यानी लोथल किस राज्य में है? गुजरात में। अगले सवाल को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी? यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल जो है किसका जो है पहले खुदाई कराया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा की खुदाई कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मातृसत्तात्मक, यानी इसमें मातृ प्रधान समाज था। अगला सवाल है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने किया था? तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई जो है सर जॉन मार्शल और मार्टिन व्हीलर दोनों मिलकर किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों ने। अगला सवाल है,
हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की घोषणा सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में इसका खुदाई भी शुरू हो गया था। अगला सवाल है, अगला है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी के किनारे। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ पर मिला है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा से। कालीबंगा से जो जुते हुए हल का जो है प्रमाण मिला है। अगला है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन संदर्भ सभ्यता का प्रमुख नेता था यानी देवता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव। शिव जो है पशुपति शिव जो है संदर्भ सभ्यता का प्रमुख देवता था। अगला है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? यानी ऋग्वैदिक कालीन जो है लोग किसका पूजा करता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा। यानी ये था फर्स्ट नंबर चैप्टर का जो जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो उसको देखें। अब हम लोग दूसरे नंबर चैप्टर को जो है देखेंगे। दूसरा नंबर चैप्टर है राजा किसान नगर, जिसको आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर सवाल चैप्टर का पहला सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसके बाद उसका बेटा जो है बिंदुसार हुआ। बिंदुसार के बेटा जो है अशोक जो है तीसरा शासक बना मौर्य वंश का। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? यानी समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्रगुप्त की तुलना जो है नेपोलियन से की जाती है। यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सवाल है, अगला सवाल है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत जो है ये अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? यानी गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फायान। फायान जो है गुप्त काल में भारत आया था। अगला सवाल है, कनिष्क का राज्यारोहण किस तिथि को हुआ था? कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 78 ईस्वी में जो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो भारत में धम्म की शुरुआत जो है मौर्य वंश का शासक अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? जिसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गजनी के साथ। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी यानी गुप्त वंश से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति, जिसका जो है रचनाकार कौन है? हरिसेन के है। अगला सवाल है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फायान आया था। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जानाता है? भारतीय काल का जो कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जानाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ये सवाल जो रिपीट हो चुका है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी में। अगले सवाल को देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ऐसा व्यक्ति है जो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अगला सवाल है, कनिष्क ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का अनुयायी था कौन? कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में ही जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र कहाँ था? शिशुनाग वंश और नंद वंश का केंद्र बिंदु कहाँ था? शासन कहाँ करता था वो लोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध में। मगध पे जो शासन करता था कौन? शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश का विनाश करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध में मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला सवाल है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? यानी अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति जो है ये कनिष्क के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? यानी अशोक के किस शिलालेख में जो है अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13वें अभिलेख में जो है कनिष्क का जो है कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांशतः किस लिपि में है? सम्राट अशोक के अभिलेख जो है अधिकांशतः किस लिपि में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयास प्रशस्ति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरन अभिलेख में। अगला है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित है। मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण उड़ीसा में। दक्षिण उड़ीसा में जो है कलिंग अभी जो वर्तमान में स्थित है, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में जो कलिंग स्थित है। अगला सवाल कहता है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया? यानी अशोक के किस अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां अभिलेख में। धम्म की भाषा क्या थी? यानी धम्म का भाषा जो अशोक द्वारा चला गया एक धम्म था, वो उसकी भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा थी। अगला सवाल है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। अशोक द्वारा जो है प्रचलित यानी प्रचारित जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार कहाँ पे नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में जो है ये नहीं हुआ था। अगला सवाल है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने किया था। धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था और धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो है अशोक ने ही किया था। अगला सवाल है, किस अभिलेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ये सवाल रिपीट हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 13वें अभिलेख में जो है पता चलता है कि कलिंग विजय जो है अशोक ने प्राप्त किया था। और ये कलिंग युद्ध के बाद ही जो है अशोक ने जो है अस्त्र शस्त्र से त्याग के जो है बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस सवाल को जो बार बार घुरा फिरा के दिया जा रहा है, यानी सम्राट अशोक के जो है अभिलेख को पढ़ने में जो सफलता हासिल ये किया कौन किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? ये अशोक था। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? अशोक था। तो हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग तीसरा चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। ठीक है, तीसरा चैप्टर को देखते हैं। तो तीसरा चैप्टर में पहला सवाल है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। अगले सवाल को देखते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, यही सवाल जो बार बार आ गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8 प्रकार का। अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन तक। महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। अगला सवाल है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म को। भीष्म को जो है गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। अगला सवाल है, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने की थी। अगले सवाल को देखते हैं, रोमन साम्राज्य के व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? यानी रोमन साम्राज्य से जो व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों को। कुषाण वंश के शासकों को जो है रोमन साम्राज्य से व्यापार करने का संबंध स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं,
परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया? यानी परंपरा के अनुसार जो है वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर जो है महाभारत लिखवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश जी को बोल के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये श्वेताश्वर जो है उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, मूर्ति निर्माण की गांधार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल। अगले सवाल है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण। पुरुष सूक्त में यानी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है सर्वप्रथम ब्राह्मण वर्ण का जो है उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन संगति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभी में हुआ था। जैन संगति जो है वल्लभी में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? यानी चोल वंश का जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर जो है चोल वंश की जो है सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है ये थे कलहन जो है राजतरंगिणी के लेखक है। ये राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाए। अब हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर को। अगले चैप्टर का जो पहला नंबर सवाल है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये पाटलिपुत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है ये जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। श्वेतांबर क्या था? ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर जबकि क्या होता था? ये नग्न रहता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगले सवाल को देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में हुई। अगला सवाल है, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी भी किए थे, विवेकानंद भी किए थे और बाल गंगाधर तिलक भी किए थे। इसलिए सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ने किए थे। अगला सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ दिया था नया? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। अगला सवाल कहता है 1500 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी पूर्व के बीच किस वेद का संकलन हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद का। अगले सवाल है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या नया सिद्धांत जोड़ दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। ये सवाल रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। अगले सवाल है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, सांची के स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातक का जो है चित्रण मिलता है। जातक जो है बौद्ध धर्म का जो है एक ग्रंथ है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। अगला सवाल है, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती यानी 16 महाजनपदों में एक अवंती भी था, तो अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक वैद्य जो है किस वंश के काल में थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश के काल में थे। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? वज्जी को जो है
सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गण संघ, गण संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गणराज्य जिसको बोलते हैं। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? निम्नलिखित में से कौन जो है जैन साहित्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिका सूत्र जो है एक जैन साहित्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो है फाहियान जो है भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में हुआ था। यानी मृत्यु जो है महात्मा बुद्ध का जो कहाँ पे होता है? कुशीनगर में। अगला सवाल है ईस्वी पूर्व छठी और चौथी शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध जनपद था। अगला सवाल है कितने वर्ष की आयु में महावीर ने अपना घर त्याग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध। अगला सवाल है खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? यानी खुद्दक निकाय का संबंध जो किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत पिटक से। सूत पिटक बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक के अंतर्गत जो है सूत पिटक भी शामिल है। विनय पिटक, विधम पिटक और सूत पिटक मिलकर जो है त्रिपिटक कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी में हुआ था। अगला सवाल है मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। यानी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य है? निम्नलिखित में से कौन जो है जैन साहित्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिका सूत्र। अगला सवाल है प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के का जो बेटी था कौन? प्रभावती गुप्त। अगला सवाल है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं चौथा लेसन तक ही कंप्लीट करके छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 5 से लेकर 10 तक जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके जो मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।